Dear student, after completing part 4 of life process important question, here is part 5. In part 5, we talk about respiratory system. Now, where respiration takes place in amoeba? Amoeba में कहाँ होती है respiration? Cell membrane में, okay, by the process of simple diffusion. Animals like earthworms की बात करें तो वहाँ पे होती है ये moist skin के through. Aquatic animals में through gills. In insects through spiracle small holes and the air tubes called trachea. Land organisms की बात करें, ये organs नहीं है, organisms है, तो वहाँ पर human, bird, lizard, dog जितने भी land animals हैं they do the respiration by their lungs. Frogs की बात करें तो they breathe both by lungs and skin. In question number 2 you have to list common features of all respiratory organs. तो कॉमन फीचर्स क्या हैं सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के? नंबर 1 दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. नंबर 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो भी हैं दे हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ थर्ड कॉमन फीचर इज दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. यानी ब्लड सप्लाई उनकी अटैच्ड होती है किसके साथ? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ. सिर्फ जो ट्रैकियल सिस्टम है इंसेक्ट्स में वहाँ पर एयर जो है वो डायरेक्टली एंटर करती है थ्रू ट्रैकिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? तो बेटा एक्वेटिक एनिमल्स को डिज़ोल्व फॉर्म में लेनी होती है ऑक्सीजन वाटर में, ठीक है, H2O डिज़ोल्व फॉर्म में लेनी होती है, तो वो बड़ा स्लो प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने का, तो इसलिए उसको फास्ट जो ब्रीदिंग है उसको फास्ट करनी पड़ती है. तो यही कारण है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स में फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल. टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी लैंड पे रहने वाले वो तो डायरेक्ट लेते हैं एयर एटमॉस्फेयर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्रैगम. आइए एक्सप्लेन में पढ़ते हैं. एक्सप्लेन अगर करने को आए बोर्ड में तो 5 मार्क्स का आता है जिसमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं. इसके साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन में मैं बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स 1 मार्क्स के बताऊंगी आपको जो आपने ध्यान से सुनना है. हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नोज से, ठीक है. 2 होल्स हैं इसमें जिनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. नॉस्ट्रिल से पैसेज गया है उसको हम कहते हैं नेज़ल पैसेज, ठीक है. जब एयर लेते हैं हम रेस्पिरेशन में तो हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है नोज़ में, हमें पता है, ठीक है. फिर इसके आगे नेज़ल पैसेज है जो सेपरेट होता है हमारे माउथ कैविटी से. माउथ कैविटी यानी बक्कल कैविटी से सेपरेट होता है नेज़ल पैसेज एक हार्ड बोनी प्लेट के थ्रू. ये जो नेज़ल पैसेज है इसके अंदर बहुत सारे फाइन हेयर्स हैं, म्यूकस है. आपको पता है ना आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस हैं. इनका फंक्शन क्या है? ये डस्ट पार्टिकल और इम्प्योरिटीज़ को अंदर जाने से रोकते हैं. इसका मतलब एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, क्लीन एयर हमारे लंग्स में जाती है. जो हमारे थ्रॉट का पार्ट है माउथ और विंड पाइप के बीच वाला, इसको कहते हैं हम फेरिंग्स. क्या बोला मैंने? माउथ और विंड पाइप के बीच वाले पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं. नेज़ल पैसेज में जब एयर एंटर करती है फेरिंग्स में तो ये फेरिंग्स के बाद कहाँ जाती है? सीधा विंड पाइप में. और विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया, ठीक है. अब एयर हमारी आ गई नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में. ट्रैकिया जो है वो अगर उसमें बहुत कम एयर भी हो तो वो कोलैप्स नहीं करता. बोर्ड पेपर में आता है आपको ये क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ लेस एयर और नो एयर इन द ट्रैकिया इट डज़ नॉट कोलैप्स. वाई? ये कोलैप्स नहीं होता, क्यों? बेटा ध्यान से सुनोगे, क्योंकि ट्रैकिया यानी विंड पाइप को सपोर्ट कर रहे हैं रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स. सॉफ्ट बोन के रिंग्स होते हैं, हाथ लगाकर आप इसको फील कर सकते हो अपने विंड पाइप को, ठीक है. सॉफ्ट बोन्स के रिंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बोन्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है. तो इसकी वजह से कोलैप्स नहीं करता ट्रैकिया. तो अपर एंड जो होता है ट्रैकिया का जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है उसको हम कहते हैं लैरिंग्स. तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लैरिंग्स. तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स के पास का एरिया है अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया. अब ये ट्रैकिया बेटा हमारे नेक से
नीचे की तरफ जाता है और दो हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 स्मॉलर ट्यूब्स में, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो ट्रैकिया का लोअर एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर एक जो ब्रोंकियाई है वो दोनों लंग्स में जा रहा है। ठीक है, ब्रोंकाई किससे कनेक्टेड है? हमारे दोनों लंग्स से कनेक्टेड है। और लंग्स कहाँ पर है? हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे लंग्स हैं और ये जो चेस्ट कैविटी है ये सेपरेट है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से। किसके थ्रू सेपरेट है? एक मस्कुलर पार्टीशन है बीच में जिसको हम कहते हैं डायफ्रैगम। ठीक है, तो व्हाट इज डायफ्रैगम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो डायफ्रैगम क्या है? ये एक मस्कुलर पार्टीशन है बिटवीन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो लंग्स हैं ये 2 थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं जिसको प्लूरा कहते हैं। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन रिब केज। रिब केज के अंदर लंग्स इनक्लोज्ड हैं हमारे, आप अच्छे से जानते हो। अब बेटा जो ब्रोंकियाई की बात की मैंने, जो लोअर एंड ट्रैकिया का विंड पाइप का 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड हो गया था, ये भी लंग्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके एंड में छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको एल्वियोली बोलते हैं। क्या होता है एल्वियोली में? ये बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है, इनकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और थिन मेम्ब्रेन के साथ बहुत सारी थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है और यही वो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है ब्लड में, और CO2 जो ब्लड की है वो एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट। तो व्हाट इज एल्वियोली? तो एल्वियोली इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, लंग्स में। और इनका फंक्शन क्या है एल्वियोलीज का? मैंने जैसे बताया बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एंड दे मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से होगी। अब बात समझिए आप कि जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, अंदर की तरफ जैसे ऑक्सीजन ली हमने, तो हमारा जो डायफ्रैगम है ना, जिस मस्कुलर पार्टीशन की बात की थी मैंने, वो और हमारे रिब्स की जो मसल्स हैं, रिब्स के साथ जो बोन्स हैं हमारी लंग्स की, उनके साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं बेटा। कब कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं? जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं। और ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, और ये चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है तो वॉल्यूम बढ़ता है चेस्ट कैविटी के अंदर, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो एयर प्रेशर है वो इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, कम हो जाता है। तो जो बाहर की एयर है, ऑक्सीजन जो है, दैट रशेज इनटू द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इस तरीके से जो प्रोसेस होता है हमारा ब्रीदिंग का एल्वियोली में, उसमें हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से फिल हो जाते हैं और एल्वियोली के थ्रू, जिसमें वेरी थिन ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिक्स हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड का हीमोग्लोबिन पार्ट इस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स में लेकर जाता है, जहाँ पे बर्निंग ऑफ फूड हो रही है और जहाँ पे ग्लूकोज बर्न हो रहा है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन हेल्प करती है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू वापस एल्वियोली में जाती है और लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाती है और एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। क्या होता है? व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, तो डायफ्रैगम जो है, मसल्स अटैच है रिब्स, वो रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। जब ब्रीद इन किया था तो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने की वजह से हमारे जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फर्स्ट केस में एक्सपैंड हुई थी ना, रिलीज वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट है वो पुश करती है CO2 को एल्वियोली से लंग्स से बाहर की तरफ, यानी हमारी विंड पाइप की तरफ, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू ये एयर बाहर चली जाती है। इस तरीके से बेटा गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ये जो पूरा का पूरा ब्रीदिंग साइकिल होता है लंग्स में, उसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ अमाउंट रेजिडुअल वॉल्यूम जो एयर की हमारे लंग्स में ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट टाइम देती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने में टाइम लेती है ब्लड में से, तो एक रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का लंग्स में प्रेजेंट हमेशा होता है।
सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. आपको पता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. यही कारण है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में डिजॉल्व्ड फॉर्म में कैरी होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे देखो जैसे मैंने प्रोसेस समझाया वैसे समझोगे. नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही है. नेजल कैविटी के नीचे फेरिंग्स है. ये माउथ और आपका जो विंड पाइप है उसके बीच का, ट्रैकिया और माउथ के बीच का पार्ट है फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के नीचे जहाँ हमारा वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पे ये जो अपर एंड ट्रैकिया का दिख रहा है दैट इज नोन एज लैरिंग्स. विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं. ये ट्रैकिया लंग्स में 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, लेबल किया हुआ है. ये ब्रोंकाई आगे बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड है जिनको ब्रोंकियल्स कहते हैं. और ब्रोंकियल्स के लास्ट में स्मॉल एयर सैक्स हैं, टाइनी एयर सैक्स, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. और इस पूरी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहा है डायफ्रैगम. जो जब मैंने समझाया था ना आपको ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में डायफ्रैगम जो है वो क्या किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर ईजी करता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. राइट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन 3 पाथवेज. तो ग्लूकोज कहाँ से आया? ये डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलर ग्लूकोज में चेंज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के थ्रू ये कहाँ चला गया? सेल्स में. अब सेल्स में ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन होनी है, वहाँ उसकी एनर्जी हमें मिलनी है वहाँ पे. ठीक है, जो एटीपी की बात करते हैं हम, एनर्जी करेंसी की बात करते हैं, वो ब्रेकडाउन सेल्स के अंदर होनी है, सेलुलर रेस्पिरेशन होना है. तो ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, आप सब जानते हो. पहला स्टेप कॉमन होता है सभी एनिमल्स में. ठीक है, सभी मसल सेल्स की बात करें, यीस्ट की बात करें, हम अपनी बात करें, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करें, सब में ये फर्स्ट स्टेप कॉमन होता है. और ये सेल के कौन से पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में. पेपर में आता है कि कॉमन स्टेप कौन सा है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का, पाथवे का. तो कॉमन स्टेप क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. 3 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है ये पायरुवेट. और ये पायरुवेट फिर फर्दर 3 तरीकों से, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, 3 तरीकों से डिफरेंट पाथवेज में ब्रेक डाउन होता है. जैसे कि अगर हम यीस्ट की बात करें तो वहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. फिर मसल सेल्स की बात करें, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे थाइस में, मसल्स में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता, जब हम बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मसल सेल्स में नहीं हो पाती, तो ये पायरुवेट वहाँ उन सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है. और यही वो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स में दर्द होता है, पेन होता है. फिर हम बात करते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट सेल का. वहाँ पर बेटा रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में दिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है एज अ वेस्ट, वाटर एंड एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में. दिस इज द 3 पाथवे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट? क्या है एडल्ट मैन में जब हम रेस्ट में होते हैं? इट इज़ अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? क्या है? जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई चीज़ जलती है ना बच्चे, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. एक एग्जांपल दूंगी. सर्दियों में लोग अंगीठी जलाते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर होता नहीं, पूरी रात अंगीठी जलती रहती है, CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है. और फिर आपने सुना होगा न्यूज़ में, सुबह वो फैमिली के मेम्बर्स अनकॉन्शियस मिलते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं समझाती हूँ आपको. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड कर जाती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है उसकी. हीमोग्लोबिन आपको पता है ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है और इसको प्रिवेंट करती है
ऑक्सीजन से दूर रखती है हेमोग्लोबिन को, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता ब्रेन में, अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स में। ऐसी कंडीशन को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। और जिन लोगों में ये कंडीशन अराइज होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से सफ़र करते हैं, या तो वो बेहोश हो जाते हैं अनकॉन्शियस, या फिर ऑक्सीजन स्टारवेशन यानी कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। थैंक यू।